Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss chemical bonding from chapter 5, class 9. First of all, we will discuss what is chemical bonding. The force which holds atoms together in a molecule is called a chemical bond. दो एटम्स को जो फोर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रखती है, होल्ड रखती है, उस फोर्स का नाम जो है केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड्स बनने के नतीजे में कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। नेचर ऑफ फोर्स एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। The force holding atoms in a molecule are electrical in nature. The electrons in outermost shell are called valence electrons. वो फोर्स जो कि एटम्स को होल्ड करती है और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसकी नेचर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है और फिर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उस न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे होते हैं। तो सबसे आउटर शेल जिसे वैलेंस शेल कहा जाता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। These valence electrons take part in chemical reaction. एक्चुअली वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर और दे मे बी शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। होता है ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं किसी एक एटम से दूसरे एटम में, और इस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और एक और मेथड है कि वो शेयरिंग कर लें, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर लें। ये भी एक मेथड है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। The outer valence shell acquired 8 electrons. Outer valence shell जो होते हैं उसमें 8 electrons होते हैं, तो शेल जो है वो कंप्लीट होता है और इसे ऑक्टेट कहा जाता है। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक एक्सेप्शंस केस है ऑक्टेट रूल का, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। After having 8 electrons configuration, molecule attains maximum stability. अगर 8 electrons configuration जो है वो कोई भी मॉलिक्यूल हासिल कर ले तो वो स्टेबल हो जाता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसे हासिल हो जाती है। इस चीज़ को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता है, और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हासिल हो जाते हैं तो फिर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल अटेन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। Number 1, ionic bond or electrovalent bond. Number 2, covalent bond. Number 3, coordinate covalent bond. Number 4, metallic bond. Number 5, hydrogen bond. अब केमिकल बॉन्ड्स की जो जो टाइप्स हैं उन्हें जो है किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, फिर मेटेलिक बॉन्ड आते हैं, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब हम उन सारे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इन्हें हम अब एक एक करके समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या है।
आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डेफिनेशन: द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। वो अट्रैक्शन जो कि अपोजिट चार्ज आयंस को एक साथ रखती है, बाइंड करती है, उससे आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड: It is formed when one electron transferred from one atom to another। अब आयोनिक बॉन्ड जो है किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। एटम्स फॉर्म विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड गेट पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लाजमी बात है अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एटम्स टू विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड गेट्स नेगेटिव चार्ज। और एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं, ठीक है, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। अब हम इस फिनोमिना को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि सोडियम हमारे पास मौजूद है। सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। ठीक है, अब ये 3s1। अब आपको पता है कि s शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब 3s, अब ये 3s है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इजीली दिया जा सकता है किसी और एटम को, और ये सोडियम मेटल फॉर्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये देगा सोडियम, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6। अब आप ये देखिए कि सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 और 2 8। 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। इससे आप एरो से देख सकते हैं। होता यह है कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल 3 है। ठीक है, 3s2 मैक्सिमम फिल है, 3p6 होता है मैक्सिमम फिल जब कोई भी शेल होता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 3p5 यानी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया था, वो अगर हम ये कर लें कि सोचें कि वो इसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन फॉर्म, जो कि नॉन मेटल है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब आप देख सकते हैं कि इसका वैलेंस शेल जो है उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ गया है। सोडियम बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन बिकम नेगेटिव चार्ज। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो सोडियम मेटल था पॉजिटिव चार्ज Na+, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिया है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव Na+। इसी तरह से क्लोराइड आयन जो कि नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास आ गया है Cl नेगेटिव। क्लोरीन जो होता है उसका सिंबल होता है Cl,
यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव, तो ये बन गया है क्लोराइड आयन। अब इस आयन की फॉर्म में चार्ज एटम जो होता है वो आयन होता है, अब ये नेगेटिव आयन रखता है, तो ये क्लोराइड आयन। अब सोडियम एंड क्लोराइड आयन, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप ये जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जहाँ होते हैं वहाँ अट्रैक्शन होती है, और यहाँ पे जो है इसने सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम एटम को शो किया गया है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। अब आप ये पहला शेल देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1s2। सेकंड शेल देखें तो 2s2 एंड 2p6, ये भी कंप्लीट है। थर्ड शेल पे अगर हम आए तो 3s2, p शेल तो है ही नहीं यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद ही नहीं है। s शेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम देखें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। अब इसका जो फर्स्ट शेल है वो है 1s2। आप ये देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रॉ किए गए हैं ये इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह से दूसरा शेल आता है 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p6, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं ये कलर चेंज है, तो एक्चुअली ये क्या फिनोमिना है कि इसके पास है 2s2 एंड 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। ये जो इस कलर से, वायलेट कलर से जो शो हुए हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेड कलर से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली डोनेट कर सकता है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 एरोज जो हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसने दे दिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज आ गया है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स की अब क्या क्या खासियत है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। In these compounds, the oppositely charged ions are mutually shared by each other. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते, ठीक है, और इस कंपाउंड में अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। Melting and boiling point of ionic solids are very high. अब आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयनिक सॉलिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। आयनिक सॉलिड्स आर insoluble in organic solvent like benzene, carbon tetrachloride. आयोनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है।
ओके स्टूडेंट्स, आपने आयोनिक बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे। अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच लिंक्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि एटम्स के दरमियान लिंक करके उसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसा बॉन्ड जो है होता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, और इसे एक सिंगल लाइन के जरिए जाहिर किया जा सकता है। इसमें नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। Chlorine molecule formation. Chlorine has 7 electrons in valence shell. अब आप ये देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने समझाई है। जैसे ये क्लोरीन है, इसमें सबसे अंदर का शेल जो है वो 1s2 है, यानी S है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं इजीली। दूसरा शेल जो है उसके पास 2s2 एंड 2p6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी S के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसने अपना सेकंड शेल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड शेल में 3s2, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p5, P शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम प्लस करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो क्लोरीन एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन एटम जो है उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब ये दोनों अनस्टेबल हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इससे ये भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करना चाहेगा और ये भी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहेगा। 1 electrons from 2 chlorine atom is shared together. Covalent bond is formed by completing octet. अब होगा क्या कि यहाँ से इन दो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसे दे के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, जिसमें एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के ज़रिए ज़ाहिर किया और दूसरे क्लोरीन के एटम को हमने क्रॉस के ज़रिए ज़ाहिर किया। ये डियर स्टूडेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि डिफरेंट साइंस से इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो किया, ताकि आपको पता लगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन एटम का है, और इसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अब आप देखिए कि ये जब यहाँ इस क्लोरीन एटम की यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो इसके पास ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से ये जब इस यहाँ पे रिवॉल्व करेगा इस क्लोरीन के अराउंड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जा सकता है। इट इज़ फॉर्म व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम इज शेयर्ड। ये किस तरह से बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन्स हर एटम का जो है वो शेयरिंग करे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब आप देख सकते हैं कि इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने इस तरह से शो किया है। अब एक और हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। अब s ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, यानी इसे एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है कि ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। इस तरह से इस हाइड्रोजन को भी ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की कि ये 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। अब होगा क्या कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, रिएक्ट करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। S-S बॉन्ड जो है वो ओवरलैप हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमेंगे। जब ये इधर तेज़ी से मूव करेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब इस ऑर्बिटल पे घूमेंगे तो इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये H2 फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। इस तरह से अब इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इस हाइड्रोजन को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना और वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। इस तरह से ये क्लोरीन एटम है, इसका जो सबसे अंदर का शेल है 1, उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1s2। सेकंड आप शेल देख सकते हैं, सेकंड शेल में है 2s2 एंड 2p6। थर्ड शेल अब आप देखिए कि थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 3s2 और 3p5, 1 2 3 4 एंड 5, 3p5। अब होना क्या है 3p6, होना 3p6 चाहिए ताकि इसका पूरा ये थर्ड शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, लेकिन होता इसके पास 3p5 है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। होगा क्या, अब ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से इस न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमेंगे और यहाँ पे भी ये मूव करेंगे। इस तरह से ये दोनों अपनी जो इनकी ज़रूरत है उससे कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट लाइंस। इसे 2 शॉर्ट लाइंस के थ्रू जो है वो जाहिर किया जाता है। इट इज़ फॉर्म व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम आर शेयर्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ये किस तरह से फॉर्म होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एटम जो है वो शेयर करे और बॉन्ड फॉर्म करे। अब हम ऑक्सीजन के यहाँ पे आप देखें कि 2 एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया हुआ है O2 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है। होता यह है कि एक ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। ये आप देख सकते हैं कि 1s2 तो यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन सेकंड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। अब 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p4 1 2 3 एंड 4। चौथा जब इलेक्ट्रॉन शो करेंगे 4th इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी स्पिन जो है वो रिवर्स दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को ज़ाहिर कर रहे हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ड्रॉ करके। और यहाँ आप देखें कि इसकी स्पिन जो है वो रिवर्स है। आपको ये पता होगा कि एक उसमें ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे
तो उनकी स्पिन जो होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। इस तरह से सेकंड ऑक्सीजन का एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिन कैसी है, और इससे भी अपना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह से सेकंड ऑक्सीजन के एटम को भी अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर होंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर होंगे। ये आपको यहाँ पे शो किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन्स को एक कलर से ज़ाहिर किया गया है, दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कलर से, और यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो रही है। अब आप ये देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 4 ये हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं अगर ये यहाँ से इस तरह से इस ऑक्सीजन के अराउंड मूव करेंगे, और इसी तरह से अगर ये इस ऑक्सीजन के अराउंड मूव करेंगे तो यहाँ पे भी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 short lines. It is formed when 3 electrons from each atom are shared. Example is nitrogen molecule. अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, उसने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि पहले नाइट्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक नाइट्रोजन का एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस के थ्रू शो किया है, और दूसरे नाइट्रोजन के एटम को हमने डॉट के ज़रिए शो किया है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है के लिए आपको बताया गया है। पहला फर्स्ट आउटर इनर मोस्ट शेल जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अब आप ये देखिए दोनों नाइट्रोजन के पास इनर मोस्ट शेल 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। इस तरह से अब सेकंड शेल आ जाता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2s2, एंड अब आप ये देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p3। p ऑर्बिटल जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दोनों नाइट्रोजन एटम की सेम कंडीशन है। अब होगा क्या कि इन दोनों एटम्स को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो अपने p ऑर्बिटल को कंप्लीट करे। तो अब यहाँ पे ये शेयरिंग के थ्रू काम हो रहा है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं। इसके पास भी p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरा इसके इस नाइट्रोजन एटम के अराउंड जो है वो घूम रहे हैं। इस तरह से ये भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जा रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और ये 2p6 कंप्लीट करके इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। इस तरह से नाइट्रोजन, अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ये इन्हें समझें तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो ये 3 सिंगल लाइंस जो फॉर्म हो रही हैं, इस तरह से ये नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। Characteristics of covalent compounds. Covalent compounds have discrete molecules with weak intermolecular forces. They are often gases due to weak van der Waals forces. They have low melting and boiling points. Covalent compounds जो होते हैं वो weak intermolecular forces के थ्रू फॉर्म हुए हुए होते हैं। ये वीक वंडर वॉल फोर्सेस जो होती हैं इससे ऑफन गैसेस जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी नाइट्रोजन गैस है जैसे ऑक्सीजन गैस है, गैसेस फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए बने हुए होते हैं।
और इसके बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. Diamonds and silica have GND structure and they are insulator and do not conduct electricity. अब इसकी एग्जाम्पल्स डायमंड और सिलिका हैं और ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर insoluble in polar solvent like water. कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो insoluble होते हैं पोलर सॉल्वेंट में. They are soluble in organic solvent like benzene and ether. ये soluble होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जाम्पल्स में बेंजीन और ईथर शामिल हैं. डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स toward itself is known as electronegativity. एटम्स की वो सलाहियत जिसमें वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करके रखें, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है. The effect of electronegativity. What is the effect of electronegativity? There may be two cases. There may be two cases. Case 1 को हम पहले डिस्कस करते हैं. When covalent bond is formed between two like atoms, as in hydrogen molecule. अब कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है. अब आप यहाँ इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है एक जैसे एटम्स के दरमियान, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, या क्लोरीन के दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक जैसे एटम्स हैं, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. the electron paired equally shared between two atoms. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की जो शेयरिंग होती है वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर्ड हुए हैं. इट इज़ प्योरली अ कोवेलेंट बॉन्ड. दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब इन्हें जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. ये तो केस 1 है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पार्ट प्ले कर रही है. अब हम डिस्कस करेंगे केस 2. केस 2 क्या है? व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो हमने डिस्कस किया कि दोनों एटम्स जो थे वो सिमिलर थे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है थी वो सेम थी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डिसिमिलर एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल फॉर्म किया हुआ है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. The shared electrons will be slightly shifted towards chlorine, which is more electronegative. In this way, chlorine become partially negative charge. अब होता यहाँ पे यह है कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता है कि ज़्यादा है. होगा ये कि अब यहाँ जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें क्लोरीन के पास अगर ये सलाहियत है कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब पुल करके ज़्यादा रख सकती है, तो यहाँ पे इस क्लोरीन पे अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है. जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऊपर ज़्यादा रखेगी, इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द ज़्यादा घूमेंगे, तो इसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव. Now we will discuss another type of covalent bond, coordinate covalent bond. What is coordinate covalent bond? It is a special type of covalent bond. In this bond, both electrons are donated only by one atom.
अब होता ये है कि ये स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एक ही एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। द एटम्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डोनर। अब जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है उससे क्या कहा जाता है? डोनर। और जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उससे एक्सेप्टर कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, द एटम्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एक्सेप्टर। The electron pair possessed by donor is called lone pair of electrons. अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कहा जा सकता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंपल लाइन विथ एरो हेडेड। यानी यहाँ पे लाइन तो है, सिंगल लाइन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एरो बना हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल 1। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अमोनिया जो है एक्वस फॉर्म में, AQ जो लिखा हुआ है वो एक्वस फॉर्म के लिए है। उसने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब अमोनियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड फॉर्म में, इस पर नेगेटिव चार्ज। सेकंड एग्जांपल इसकी है कि हाइड्रोजन आयन है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ठीक है। अब वाटर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ उससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो अब हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल्स। A substance consisting of positively charged ion fixed in a crystal lattice with negatively charged electrons moving freely through the crystals. All metals are solid at room temperature except mercury. Metallic bond definition. Metallic bond is defined as the combination of electrostatic attraction between the electrons and positively nuclei of atoms. मेटेलिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है उससे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन मेटल इज अनयूजुअल। मेटल्स आर डक्टाइल एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। ये एक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन किया गया है यहाँ पे। मेटल्स आर मीलेबल, इजीली बेंट और हैमर्ड इनटू शीट्स। They are good conductor of heat and electricity. Good conductor है heat और electricity के, इससे thin wires में जो है इसीलिए convert हो जाता है, sheets form हो सकती हैं। They appear shiny and lustrous. Shiny इसकी surface होती है। They form alloy. Their metal can be mixed with each other. Metals are solid at room temperature except mercury. The strength of metallic bond is different in different metals. अब different metals जो होते हैं उनसे उनकी strength जो है वो vary कर सकती है different metals में। Intermolecular forces. There are two types of intermolecular forces.
Number 1 intramolecular forces, number 2 intermolecular forces. First we define what is intramolecular forces. These forces hold atoms in a molecule. For example, in water molecule, atoms of hydrogen and one oxygen atoms are held together by intramolecular forces to form a covalent bond. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इसमें हम वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जिस फोर्स के थ्रू जो है वो एक साथ होता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एग्जांपल है. Now we will discuss what is intermolecular forces. These attractive forces are found in neutral molecule, holding them together at a certain temperature. These forces are called van der Waals forces. Intermolecular forces जो होती हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें वो एटम्स को एक साथ रखती हैं और लेकिन वो एक सर्टीन टेम्परेचर पे होती हैं. और फोर्स को जो है van der Waals फोर्स कहा जाता है. अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ van der Waals फोर्सेस. दीज फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स: डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डिस्पर्शन फोर्सेस. द डिस्पर्शन फोर्स, जिसे लंडन फोर्स भी कहा जाता है, आर द वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टेम्परेली पोलराइज्ड एटम्स caused by varying position of the electrons during the motion about the nucleus. Dispersion force are the weakest attractive force. ये बहुत ज़्यादा वीक होती है और वीक फोर्स होती है, इसलिए ये टेम्परेरी भी होती है. अब टेम्परेरीली पोलराइज्ड अगर कोई एटम है तो उसमें ये बन जाती है. इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में मूव कर रहे होते हैं तो उनकी ये पोजीशन जो चेंज होती है तो इस फिनोमेना में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं. सेकंड हमारे पास है डाइपोल फोर्स. इट इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन of positive end of one molecule with the negative end of the other molecule. ये डाइपोल फोर्स जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड में अट्रैक्शन के बाइस जो होती है वो इसमें आ जाती है मॉलिक्यूल में. These forces are found between polar molecule possessing dipole moment. These forces are stronger than dispersion force. अब ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है डिस्पर्जन फोर्स से और ये पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है क्योंकि उसमें डाइपोल मूवमेंट मौजूद होता है. अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. It is defined as the intermolecular forces which arises due to the bonding of hydrogen with electronegative atom such as oxygen, fluorine, nitrogen, etc. ये intermolecular forces होती हैं और ये electronegative atom जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाइस जो है ये उसके बाइस जो है ये होती है. अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर ये जो होती है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है.
It is defined as an intermolecular forces which arises due to the bonding of hydrogen with electronegative atoms such as oxygen, fluorine and nitrogen. The hydrogen bonding is represented by dotted lines. It is also called protonic bridge. Characteristics of hydrogen bonding. It is formed between hydrogen atom positive charge and oxygen नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब आप ये देखें कि अगर इससे एक तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उससे डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है उसमें हाइड्रोजन है और दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा, जो ब्रिज फॉर्म होगा, जो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, उससे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जा सकता है। दिस इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में होती है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वॉल्व। जबकि बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फिनोमिना होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का होता है। Thank you very much. I hope you will understand this chapter easily. Dear students, now we will discuss comparison between the covalent and ionic bond. Number 1, physical properties. Ionic compounds are solids, while the covalent compounds are mostly gases and liquids. Aggregation. They are aggregate of ions, while covalent compounds are aggregation of molecules. Number 3, properties. Hardness. Ionic compounds are hard and brittle, while the covalent compounds are soft and wavy. Number 4, properties. Melting and boiling points. Ionic compounds have high melting and boiling points, while covalent compounds have low melting and boiling points. Number 5, property. Solubility. Ionic compounds are soluble in polar solvents, while covalent compounds are soluble in non-polar solvent. Number 6, property. Electrical conductivity. Ionic compounds conduct electricity in fused state or aqueous solution, while covalent compounds do not conduct electricity. Number 7, property. Direction. In ionic compound, non-directional bonds are formed, while in covalent compounds, non-directional bonds are formed. Next property and the last property is isomerism. In ionic compounds, do not exhibit space isomerism, while in covalent compounds exhibit space isomerism. Dear students, now we will compare ionic compounds versus covalent compounds. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हम देखते हैं फिज़िकल स्टेट।
आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, वाइल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड्स। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली या तो गैसेस होती हैं या फिर सॉलिड्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है एग्रीगेशन। आयनिक कंपाउंड्स आर एग्रीगेशन ऑफ आइंस। आयनिक कंपाउंड्स में आइंस बनते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सख्त होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट एंड वैक्सी। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नर्म होते हैं और वैक्स फॉर्म में होते हैं। नंबर 4 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ सख्त है वो देर से मेल्ट होगी, उसे ज़्यादा मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। इसी तरह से अगर बॉयल करना है तो उसको ज़्यादा हीट देनी होगी बॉयल करने के लिए, जब भी वो कोई जो कंपाउंड्स हैं वो मेल्ट होगा या फिर बॉयल होगा। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि ये गैसेस और सॉलिड फॉर्म में होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिल के बना होता है। इसी तरह से सॉल्वेंट जो होते हैं वो भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उन पोल्स क्रिएट हुए हुए होते हैं। तो लाइक सॉल्युबल इन लाइक, तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। इसी तरह से कोवेलेंट्स कंपाउंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोवेलेंट्स कंपाउंड्स होते हैं उन पे कोई चार्जेस तो होते नहीं, तो इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्ट होती है या नहीं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आयनिक कंपाउंड बेशक फ्यूज्ड स्टेट में हो या फिर उनका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ हो। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास नहीं हो सकती। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्शन। इट इज़ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में भी इट इज़ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल ही होते हैं। नंबर 8 प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट कंपाउंड exhibit space isomerism. Now we will discuss comparison between covalent and coordinate covalent bond. अब हमने पढ़ तो लिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं। Formation of bond. It is formed by sharing of electron between atoms. कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है एटम्स के दरमियान।
इट इज़ फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से फॉर्म होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन एक ही एटम से होता है। सेकंड, इन कोवैलेंट बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम शेयर्ड टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और दोनों एटम्स की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो पूरी होती हैं। वाइल इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कम ओनली फ्रॉम वन एटम, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही एटम से आ रहे हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सिमिलर एटम्स के दरमियान भी फॉर्म बन जाते हैं, जबकि डिसिमिलर एटम्स के दरमियान भी बन जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ओनली बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं वो सिर्फ डिसिमिलर एटम्स के दरमियान ही बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स में भी पोलर और नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड पोलर्स भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पोलर, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयोनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। These compounds have only covalent character. There is no partial negative or positive charge on the molecule. कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो होता है मॉलिक्यूल पे वो नहीं होता, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड शोज बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर due to the partial shifting of electron toward more electronegative elements. जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट और आयोनिक कैरेक्टर दोनों मौजूद होता है। वो इसलिए क्योंकि आप ये देखें कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होती है, यानी एक एलिमेंट जो कि यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आप ये देख सकते हैं कि वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी जानिब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। The bonds are represented by single line, double line और triple lines। यानी बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स में सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन से शो होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ये एरो से शो होते हैं और एरो का हेड जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, वो किस तरफ हो रही है, किस एटम्स की जानिब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। एरो का जो हेड है वो उस तरफ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे होते हैं, जबकि एरो की जो टेल है वो उस एटम की तरफ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यानी ये रिवर्स प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल है वाटर में, जबकि
कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एज कम्पेयर टू आयोनिक सॉलिड। कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें आयोनिक सॉलिड से, जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के तकरीबन दरमियान में ही होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर नोटिस किया जाए तो। Students, now we will discuss differentiation between polar and non-polar bonds. अब हम देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है। पोलर बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। दो डिफरेंट डिसिमिलर एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। इन नॉन पोलर बॉन्ड इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो एक जैसे एटम्स के दरमियान होता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली, यानी पोलर बॉन्ड्स में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जैसा अट्रैक्ट नहीं करते। दोनों एटम्स, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा एटम जो है वो ज़रा कम अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि नॉन पोलर बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक ही तरह से, एक ही ताकत से। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलर बॉन्ड में जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं पोलर बॉन्ड बनाने में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स आर ऑलमोस्ट सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स की वो तकरीबन सेम होती है नॉन पोलर बॉन्ड में। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस कि इन जो कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हाइड्रोजन, BHCl, सोडियम क्लोराइड एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आपके पास मौजूद है इथाइन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हुए होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन में, जबकि HCl में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है और क्लोरीन की जानिब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब मूव करके ज़्यादा रखेगा। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नंबर C, सोडियम क्लोराइड, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, इट इज़ को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नंबर D, हमारे पास मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। नंबर E है इथाइन, इट हैज़ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि 3 ट्रिपल लाइन से शो हुए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इट हैज़ डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद हैं, विच इज़ नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर नेचर क्योंकि कहा गया है कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑब्वियसली एक ही एटम है, तो इसलिए नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Number 1, the force which holds atom together in a molecule or crystal is called, यानी वो फोर्स जो कि एटम्स को एक साथ रख के मॉलिक्यूल बनाती है या क्रिस्टल फॉर्म होता है, उसे क्या कहा जाता है। नंबर A ऑप्शन है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, B ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड, C ऑप्शन है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड
और डी ऑप्शन है केमिकल बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो फोर्स जो कि एटम्स को होल्ड करके आपस में मॉलिक्यूल या क्रिस्टल बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। सेकंड हमारे पास MCQs है या चूज़ द बेस्ट आंसर है। द बॉन्ड is formed by the transfer of one or more electrons from one atom to another atom is called number A ionic bond, B covalent bond, C coordinate covalent bond, D chemical bond। यानी वो बॉन्ड जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरी एटम की तरफ, उसे क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर है आयनिक बॉन्ड। ए आयनिक बॉन्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम तीसरा MCQs देखते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम इज़ कॉल्ड। यानी अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के दरमियान, तो फिर जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, बी ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या डी ऑप्शन केमिकल कंपाउंड। आपके ख्याल में इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से एटम के दरमियान फॉर्म होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फोर्थ MCQs द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड। यानी वो बॉन्ड जिसमें एक ही साइड से यानी एक ही एटम से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या केमिकल कंपाउंड। इसका आंसर है सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और सेकंड एटम को देता है जिससे बॉन्ड फॉर्म होता है। द बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ नंबर ए आयोनिक बॉन्ड, नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और डी केमिकल बॉन्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में किस किस्म का बॉन्ड होता है? तो इसका आंसर है ए आयोनिक बॉन्ड। नंबर नेक्स्ट MCQs the shared pair of electron which links the atom in a molecule is known as। यानी shared pair of electrons जिसमें एटम्स लिंक्स करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है? नंबर ए आयोनिक बॉन्ड, नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड डी केमिकल बॉन्ड। इसे सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। The right answer is C coordinate covalent bond। Number 7 MCQs double covalent bond is denoted by। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह से जाहिर किया जाता है? ए ऑप्शन है सिंगल शॉर्ट लाइन, बी ऑप्शन है 2 शॉर्ट लाइंस, सी ऑप्शन है 3 शॉर्ट लाइंस, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है वो है बी 2 शॉर्ट लाइंस। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा 2 शॉर्ट लाइंस से जाहिर किया जाता है। MCQs नंबर 8 द एटम विच सप्लाइज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नोन एज। वो एटम जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड फॉर्मेशन में उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर, ए ऑप्शन है एक्सेप्टर, बी ऑप्शन है डोनर, सी ऑप्शन है रिसीवर,
एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है डोनर, ऑप्शन नंबर बी डोनर, देने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नंबर ए ऑप्शन लाइक एटम्स, बी ऑप्शंस अनलाइक एटम्स, ऑप्शन सी है सिमिलर एटम्स एंड ऑप्शन डी है लाइक एंड अनलाइक एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन लाइक एटम्स, अनलाइक एटम्स, सिमिलर एटम्स, लाइक एंड अनलाइक एटम्स। तो इसका राइट आंसर होगा अनलाइक एटम्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अनलाइक एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन, डबल लाइन, एन इक्वल साइन, एन एरो। तो इसका राइट आंसर है एन एरो।